पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसकी आज अवेयरनेस सेमिनार है कि बेनामी है क्या और ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है, क्यों, कौन सी हमारी ट्रांजैक्शन वो हम इनोसेंट तरीके से नॉर्मल रूटीन में जिसको समझ के कर रहे होते हैं, तो वो किसी वजह से बेनामी लॉ में अगर आ जाए तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगी हमारे ऊपर। तो बेसिकली मैडम आपको हम वेलकम करते हैं। और गुजरांवाला चैम्बर का इंट्रोडक्शन ये है कि जी गुजरांवाला चैम्बर पाकिस्तान का चौथा बड़ा चैम्बर है। टैक्स कंट्रीब्यूशन में भी हम 5वें नंबर पे पंजाब में, 8वें नंबर पे पाकिस्तान में आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से भी पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। 20,000 से ज्यादा एसएमई, कॉटेज इंडस्ट्री और मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं। 2.5 to 3 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। 3 बिलियन डॉलर की हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बड़ा पोटेंशियल सिटी है इंडस्ट्री के लिए। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर भी यहाँ का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री राइस एक्सपोर्ट हमारी बड़ी जबरदस्त चल रही है यहाँ पे। तो ये बड़ा रिच एक है शहर हमारा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और कुछ टैक्स कंसल्टेंट वगैरह हमारे पास आए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर यास्मीन फातिमा, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन इन्होंने करवाया अभी, हमारा नया जोन बेनामी जो लॉ है वो 2017 में आया था, लेकिन उसके बाद इसके रूल्स बनने में कुछ टाइम लगा, जिसकी वजह से ये रूल्स बने हैं कोई 2019 में, और 19 में ये ऑपरेशनल हुआ। उसके बाद लोगों को अभी तक इसका ज़्यादा नहीं पता, और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सिर्फ 3 जोन्स बनाए। वो 3 जोन्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को केटर करते हैं। ज़्यादा मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको नहीं दूंगी, वो हमारी जो अभी आसिम रज़ा हमारे डिप्टी कमिश्नर आपको प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें तमाम इसके बारे में, बेनामी के बारे में भी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। फिर एंड पे जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें हम आपको इसके जो भी आपके FAQs होंगे या जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, जो आपके सवालात हैं, उसको हम उसमें डील करेंगे। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी आसिम को कि वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। अच्छा जी, ये अवेयरनेस कैंपेन हमने लॉन्च की है। हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने कहा है कि जी आप बिजनेस कम्युनिटी को खास तौर पर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 जो है उसके बारे में बताएं, जाके ब्रीफ करें, ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो वो नॉर्मली कर रहे होते हैं, इस सोच के साथ कि इसके ऊपर कोई लॉ किसी किस्म का अप्लाई नहीं होता, कोई ऑफेंस नहीं है ये, लेकिन वो किसी ऑपरेशन लॉ की वजह से वो ऑफेंस बन जाता है। तो इस सिलसिले में ये अवेयरनेस कैंपेन है। इधर हम आज गुजरांवाला में आए, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट पे हम बात करेंगे। अच्छा, ये सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन होगा। इंट्रोडक्शन बताएंगे बेनामी है क्या, फिर बेनामी ट्रांजैक्शन करने के पीछे वजूहात क्या होती हैं, मोटिव क्या होते हैं, उस पर बात होगी। आवाज आ रही है सब लोगों को ठीक तरीके से? स्पीकर ऑन यहाँ पे इस तरफ आ रहे तो आगे तरफ। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? बोल रहे हैं, आवाज आ रही है? अच्छा जी, पहले तो हम ये देखेंगे कि बेनामी है क्या। ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शन करने के मोटिव्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किन मकासद के लिए लोग बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर इस कानून के अंदर कुछ खास किस्म की डेफिनेशंस हैं, एक्सप्रेशन बताए गए कि कौन बेनामीदार है, कौन बेनिफिशियल ओनर है, किस तरह की ट्रांजैक्शन होगी तो वो बेनामी होगी, किस तरह की होगी तो वो नहीं होगी। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन है। वर्ड बेनामी जो है ये बेसिकली पर्शियन ओरिजिन का है, फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है बगैर किसी नाम के। जनूबी एशिया में अमूमी तौर पे जब आप किसी के नाम पे प्रॉपर्टी लगवा देते हैं और आपका मकसद ये होता है कि इसको कोई फायदा ना पहुंचे, लेकिन मैं इस ट्रांजैक्शन या इस प्रॉपर्टी से फायदा लूं, तो उसको बेनामी समझा जाता है। ये बड़ा कॉमन आम जो है वो अरेंजमेंट पहले चलता रहा है। जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ये भी इसकी एक वजह है कि लोग बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं। अच्छा जी, ये मोटिव है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फुलफिल करने के लिए लोग बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं। जो वफाकी या सूबाई जो टैक्सेस हैं उनको इवेड करना, कि जी टैक्स कम पड़े या टैक्स लगे ना,
जो अपने प्रॉफिट्स हैं या अपना जो टर्नओवर है उसको कम कर देते हैं, प्रॉफिट को कम कर देते हैं, एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं। एक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है इवेजन ऑफ टैक्स। दूसरा होता है कि कुछ क्राइम अगर कोई कमिट हो गया है, लाइक स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नारकोटिक्स है, या कोई भी इस तरह के जो क्राइम है, उनसे जो पैसा आ रहा है उस पैसे को छुपाने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन की जाती है, लोगों के नाम पे प्रॉपर्टीज रखी जाती हैं। लेकिन वो जिन लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी रखी जाती है मकसद उनको कोई बेनिफिट नहीं देना होता, सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करना होता है और बेनिफिट सिर्फ उस बंदे ने लेना होता है जो उस पैसे का असल में मालिक था। अच्छा जी, दूसरा होता है जो क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको फ्रॉड करना। कि अगर कोई मिसाल के तौर पे बंदा है जिसने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, अब उसको कोई बैंक वाले जो है वो लोन नहीं दे रहे, तो वो उसके पास जितना पैसा होता है उसके ऊपर बैंक का क्लेम होता है अपने लोन की हद तक। तो इस तरह के जो लोग हैं वो उस पैसे को पार कर देते हैं मुख्तलिफ लोगों के नाम पे, उनके नाम पे गाड़ी, घर या शेयर्स या कुछ और इस तरह की चीजें, गोल्ड वगैरह वो खरीद के रख लेते हैं। क्योंकि अगर वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखेंगे तो बैंक जो है वो उसके ऊपर उनका क्लेम आ जाता है। तो एक बैंकों को और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिफ्रॉड करना भी इसका एक मकसद हो सकता है। चलिए, उसके बाद होता है कि किसी किस्म का कोई डिपार्टमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या प्रॉब कर रहा है कि आपकी किसी भी बंदे की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको रिपोर्ट हो रही है, उसमें जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आ जाते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जो स्टेट फंक्शनरीज हैं उनको उनके डिपार्टमेंटल जो स्क्रूटनी है उनको देख रहे होते हैं कि ये बंदा, इसके असासे बढ़ रहे हैं, इसके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, तो ये कहाँ से पैसा इसका आ रहा है। तो वो लोग भी चूंकि उनको गवर्नमेंट ने पूछना होता है तो उससे बचने के लिए भी वो बेनामी लोगों के नाम पे असासे या अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। अच्छा जी, ये बेनामी का जो कानून है ये 14 फरवरी 2017 में पाकिस्तान में आ गया था। सदर पाकिस्तान ने साइन कर दिए इसको। 2 साल तक इसके रूल नहीं बने थे, फिर मार्च 2019 में इसके रूल बन गए और रूल बनने के बाद जो है वो 3 जोन जो है वो पूरे पाकिस्तान में बन गए। अच्छा, इस कानून ने किन चीजों को मना कर दिया? एक तो मना कर दिया कि आप बेनामी ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं, दूसरा आप कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे। अगर बंदे किसी ने इस कानून के आने के बाद ट्रांजैक्शन कर ली है और वो बाद में ये सोचता है कि मैं अब इसको रीट्रांसफर करवा लेता हूं अपने नाम पे, तो इस चीज की भी इजाजत नहीं है। एक बेनामी ट्रांजैक्शन होनी नहीं, दूसरा प्रॉपर्टी भी बेनामी किसी के नाम पे नहीं रखनी, तीसरा कि अगर वो आपने कर लिया है या किसी बंदे ने ये काम कर लिया तो वो वापस अपने आप को वो प्रॉपर्टी अब ट्रांसफर नहीं कर सकता। अपने आप को ट्रांसफर करने का मतलब है कि फिर वो बंदा कन्फेशन कर रहा है कि हाँ मैंने ये काम किया है, फिर उसके ऊपर स्टेट के ये जो लॉ है इसने अप्लाई होना है। अच्छा जी, ये बेनामी प्रॉपर्टी जो है उसकी कॉन्फिस्केशन होती है, उसका एक पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो आगे हम देख लेंगे कि किस प्रोसीजर के थ्रू बेनामी प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्फिस्केट होगी। इस कानून को ऑपरेशनलाइज करने के लिए पूरे पाकिस्तान में 3 जोन बनाए गए हैं। जोन 1 इस्लामाबाद में बैठता है, वो केपी के इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और जो पिंडी डिवीजन है पंजाब की उससे डील करता है। वहां पे जो जो ट्रांजैक्शन बेनामी होंगी वो डील करेंगे। लाहौर का जो जोन है, हमारी जो टीम आपके पास आई हुई है, ये पूरे पंजाब को डील करती है एक्सेप्ट पिंडी डिवीजन। तीसरा जो जोन है वो कराची में है, वो सिंध और बलोचिस्तान को डील करता है। जो केसेस जिसकी जुरिस्डिक्शन में ट्रांजैक्शन होगी वही बंदा, वही जोन उसकी कॉग्निजेंस लेगा और वही उसके ऊपर एक्शन लेगा। अच्छा जी, कानून में 4 किस्म की डेफिनेशन डाली गई है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन 4 में से किसी भी एक डेफिनेशन को पूरा कर दे तो वो ट्रांजैक्शन, वो अरेंजमेंट बेनामी बन जाता है। ये जो पहली ट्रांजैक्शन है इसको देखते हैं। अगर प्रॉपर्टी किसी एक बंदे के नाम पे ट्रांसफर करवाई गई है, मिसाल के तौर पे मिस्टर ए है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा दी गई, उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने के जो पैसे हैं वो मिस्टर बी ने पे किए हैं और मकसद है बेनिफिट हो मिस्टर बी का, ना कि मिस्टर ए का। तो ये जो अरेंजमेंट होगा जिसमें मिस्टर बी पैसे दे रहा है, खुद से दे रहा है या उसके बिहाफ पे कोई बंदा पे कर रहा है, और प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो रही है मिस्टर ए के नाम पे,
तो ये बेनामी अरेंजमेंट होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ इसको एग्जेम्पशंस हैं, वो आगे हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये जो कुछ लिस्ट डाउन किए गए हैं लोग, इनके नाम पे अगर प्रॉपर्टी होगी तो वो बेनामी नहीं होगी। वो कौन से हैं? ट्रस्टीज। अगर कोई ट्रस्ट अरेंजमेंट है तो जो ट्रस्टी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है ट्रस्टर, वो बेनामी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट है वो उसी बंदे का आ रहा है जिसके लिए ओरिजिनली ये प्रॉपर्टी थी। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो कंपनी पेमेंट करती है और डायरेक्टर के नाम पे अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन मकसद है कि वो फायदा उसका कंपनी उठाएगी, तो वो भी बेनामी नहीं होती। इसी तरह से कोई एग्जीक्यूटर है, पार्टनर ऑफ फर्म है, कोई एजेंट या लीगल एडवाइजर है, तो इनके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी बंदा रख रहा है तो वो बेनामी नहीं होगी, क्योंकि ये किसी ना किसी दूसरे लॉ के तहत प्रोटेक्टेड है। लाइक ट्रस्ट एक्ट है हमारा, उसमें ट्रस्टीज आ जाते हैं, वहां पे उनको प्रोटेक्शन हासिल होती है। अच्छा जी, अगर आप इमीडिएट किसी फैमिली मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी रखवाते हैं, कोई भी बंदा ट्रांसफर करता है, जैसे कोई आमद है वो अपनी बीवी के नाम पे, बाप अपने बेटे के नाम पे, बेटा बाप के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, तो वो भी बेनामी नहीं होगी अगर वो दो शर्तें पूरी करेगा। कौन सी दो शर्तें? एक है कि वो बंदा जो पैसे दे रहा है और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, उनकी मुश्तरका ऑनरशिप हो, दोनों ज्वाइंट ओनर हों। और दूसरा, जिसने पैसे दिए हैं वो अमाउंट उसके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से हो। पता चले कि जी इस बंदे ने इतना पैसा कमाया, इसके ऊपर इतना टैक्स दिया है, और इसी टैक्स पेड जो मनी है इससे उसने ये प्रॉपर्टी खरीद के अपने बच्चे, बीवी, बहन, भाई के नाम पे ट्रांसफर करवाई है और साथ ज्वाइंट ओनरशिप रखी है। तो ये जो पहली वाली हमारी डेफिनेशन है उसमें ये इसको एग्जेम्पशन है, एक्सक्लूजन है। अच्छा, ये दूसरी डेफिनेशन है ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसा अरेंजमेंट जो किसी फिक्टिशियस बंदे के नाम पे किया गया है, कि कोई मिस्टर अकबर अली है जिसका कोई भी झूठा मोटा CNIC लिख दिया गया है, लेकिन उस CNIC के नाम पे कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसी ट्रांजैक्शन फिक्टिशियस होती है। हमारे पास कुछ केसेस आए हैं जहां पे CNIC नंबर लिखे हुए थे, वो जब नादरा को भेजे तो पता चला ये नंबर कभी इशू ही नहीं हुआ। तो ऐसे लोग फिक्टिशियस होते हैं, भले उनका वो फेक CNIC नंबर या फेक CNIC बना के ही उस ट्रांजैक्शन को मुकम्मल कर लिया जाए, वो अगर फेक या फिक्टिशियस बंदा होगा तो वो ट्रांजैक्शन भी बेनामी होगी। अब इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि पैसे किसने प्रोवाइड किए हैं, जो भी यहाँ पे पैसे प्रोवाइड करे, लेकिन ट्रांसफर अगर किसी फिक्टिशियस बंदे के नाम पे हो रही है तो वो ट्रांजैक्शन बेनामी हो जाएगी। तीसरी डेफिनेशन है जी, जहां पे जिस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है लेकिन उस बंदे को पता ही नहीं है कि उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है। कोई मिस्टर ए जो है वो किसी बी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा देता है। अब बी को जब कोई नोटिस चला जाता है, उससे पूछा जाता है कि जी आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी, आपने क्या टैक्स पे किया है, आपकी टैक्स रिटर्न्स क्या है, तो बंदा आगे कहता है जी मुझे तो इस चीज का पता ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी बेनामी प्रॉपर्टी होगी। चौथी डेफिनेशन है, इसमें पैसे देने वाले बंदे का ही नहीं पता चल रहा कि किस बंदे ने पैसे दिए हैं। ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसी अरेंजमेंट जहां पे पैसा देने वाला बंदा या मिल नहीं रहा या वो भी फिक्टिशियस है। किसी जब आप बेचने वाले बंदे को बुलाते हैं, हम लोग उससे पूछते हैं कि जी आपको ये पैसे किसने दिए, वो कहता है मुझे फलां बंदे ने दिए। उसको जब ढूंढते हैं वो बंदा नहीं मिलता, या वो कहता है जी फलां बंदे ने दिए, ये उसका शनाख्ती कार्ड है। वो शनाख्ती कार्ड जब वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है ये तो शनाख्ती कार्ड ही जाली है। तो इस केस में भी पैसे चूंकि देने वाले बंदे का पता नहीं चल रहा, तो ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन होगी। ये 4 डेफिनेशन है, कोई भी केस इन 4 में से किसी एक में भी फॉल कर सकता है। अच्छा जी, ये 4 लेके हम चलते हैं। अब जिस बंदे के नाम पे वो प्रॉपर्टी है, उस बंदे को हम कानून की जुबान में उसको बेनामीदार कहा जाता है। वो बंदा फिक्टिशियस भी हो सकता है, वो बंदा नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, वो कोई कंपनी या AOP भी हो सकती है। इसमें वो बंदा भी शामिल है जो खुद से कहे कि ठीक है आप मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी रख लें, बाद में आप मुझसे बेशक ट्रांसफर करवा लीजिएगा। जहां पे कई दफा ऐसा होता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन में दोनों जो पैसे दे रहा है वो भी और जिसके नाम पे ट्रांजैक्शन हो रही है वो दोनों मिले हुए होते हैं। हाँ ठीक है आप मेरे नाम पे ये ट्रांसफर करवा दें, जब आप कहेंगे मैं आपको ये प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर करवा दूंगा।
अच्छा जी, बेनिफिशियल ओनर वो बंदा होता है जिसके फायदे के लिए प्रॉपर्टी बेनामी रखी जाती है। जरूरी नहीं कि बेनिफिशियल ओनर ने पेमेंट ही की हो। अब जहां पे पेमेंट देने वाला बंदा नहीं मिल रहा, वहां पे जो बंदा उस प्रॉपर्टी से फायदा ले रहा है, उसमें रहायश पजीर है, या अगर वो जरी जमीन है काश्तकारी कर रहा है, या कोई भी अगर बैंक में पैसे पड़े हैं तो उससे मार्कअप ले रहा है, तो वो बंदा बेनिफिशियल ओनर होगा। उसको बेसिकली आगे जो सजा है, सजाएं बेनामीदार, बेनिफिशियल ओनर, और वो बंदा जो अबेटमेंट करता है कि जी आप ये ट्रांजैक्शन करें, उन 3 लोगों के लिए है। अच्छा जी, ये अथॉरिटीज हैं कानून के मुताबिक। जो पहली अथॉरिटी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, डायरेक्टर जनरल एंटी बेनामी इनिशिएटिव, DGABI शॉर्ट करके इसको बोलते हैं। ये जितने जोन्स हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सारे जोन इनको रिपोर्ट करते हैं। अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होते हैं, जो बेनामी जोन को हेड करते हैं। इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है वो एक DCIR होता है, उसका काम है केसेस को इन्वेस्टिगेट करना और रेफरेंस फाइल करना। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ही हो सकता है, उसका काम है कि वो जब रेफरेंस कंफर्म होके आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ये एक पैनल होता है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन बना के इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो इसको एडजुडिकेट करते हैं कि क्या जो एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटिव ऑफिसर लगा रहा है वो दुरुस्त है या नहीं है। अच्छा जी, ये लीगल प्रोसेस है जिससे हमारा पूरा केस गुजरता है। सबसे पहले हमारे पास कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आती है, उसके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। हमें कंप्लेंट्स आती हैं, कोई बंदा कोई एक किसी का रिश्तेदार कंप्लेंट कर देता है, कोई कंपनी या कहीं पे कोई अगर कोई अकाउंटेंट या कोई बंदा मुलाजम था वो वहां से चला गया है या उसे निकाल दिया गया, वो भी हमारे पास एज कंप्लेनेंट आते हैं कि जी ये इनका इस तरह से ये बेनामी काम चल रहा है, तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके अलावा बाकी जो एजेंसीज काम कर रही हैं, FIA, NAB, एंटी करप्शन वगैरह, वो भी हमसे डाटा शेयर करते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बेनामी आया, तो चूंकि आप लोग स्पेसिफिकली बेनामी से डील कर रहे हैं तो ये केस आप प्रोसीड करें। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें इंफॉर्मेशन भेजती है। हम इन हाउस भी इंफॉर्मेशन अपनी बनाते हैं। लाइक कोई केस चल रहा है तो उसके अंदर से कोई इंफॉर्मेशन निकल आई, या मुख्तलिफ क्राइटेरिया या फार्मूला लगा के हम अपनी इंफॉर्मेशन खुद बनाते हैं कि जी ऐसे बंदे जिनके नाम पे 5 या 5 से ज्यादा गाड़ियां लेकिन वो टैक्स पेयर नहीं है, तो उन केसेस को भी हम देखते हैं कि उनमें तो नहीं है कोई बेनामी। तो ये हमारे मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन जब आती है तो उसको पहले उसकी इब्तदाई वेरिफिकेशन होती है, और उस वेरिफिकेशन के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो कमिश्नर है, उनकी ये पावर है कि वो मार्क करते हैं इन्वेस्टिगेशन, और उनके अप्रूवल से फिर इन्वेस्टिगेशन चलती है। जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट करता है, शोकाज करता है, फिर वो प्रॉपर्टी अटैच कर देता है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर आगे नहीं हो सकती फर्दर। उसके बाद शोकाज के बाद वो रेफरेंस फाइल करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो उसको या कंफर्म करती है कि जी बिल्कुल जो आपने एलिगेशन लगाए हैं ये ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेनामी है, या उन एलिगेशन को वो खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है। उसके बाद जो एक लीगल प्रोसीजर है, जो भी बंदा उस अथॉरिटी के डिसीजन से एग्री होगा, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या चाहे दूसरा बंदा है, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ट्रिब्यूनल से जो एग्रीड होगा वो हाई कोर्ट में चला जाएगा, इसी तरह से हाई कोर्ट से जो एग्रीड होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। जब वो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो जो ACIR है हमारा या एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेता है। अच्छा जी, ये पेनल्टीज हैं, चूंकि ये जो क्राइम है बेनामी ट्रांजैक्शन करने का, ये क्रिमिनल बेसिकली लॉ है। तो जो बंदा बेनामी ट्रांजैक्शन करता है, एक तो प्रॉपर्टी में कॉन्फिस्केट होना है, जितनी उसकी वैल्यू होगी वो प्रॉपर्टी, या जितनी उसकी वैल्यू होगी वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगी, भर के सरकार जब्त हो जाएगी। इसके अलावा उस बंदे को सजा हो सकती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कैद बामुशक्कत, जो 1 से 7 साल तक हो सकती है। इसके साथ उस बंदे को उस प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका 25% जुर्माना भी कोर्ट इम्पोज कर सकती है, लगा सकती है। ये है जो बंदा बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहा है, बेनामीदार, बेनिफिशियल ओनर, और जिस बंदे ने अबेटमेंट की है, जिसने कहा है कि जी हाँ आप करें ये बेनामी ट्रांजैक्शन। उसके अलावा है जो बंदा हमें झूठी इंफॉर्मेशन देता है, उसके लिए भी पेनल्टी है, उसको भी कैद बामुशक्कत है, 6 माह से लेके 5 साल तक उसे सजा हो सकती है, और
10% जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है उसका जुर्माना उसे लगता है। अच्छा जी, ये जो दो पीछे सजाएं बताई गई हैं, ये सजाएं होती है स्पेशल कोर्ट के थ्रू। हम अपना केस लेके जाते हैं स्पेशल कोर्ट में कि जी ये बंदा है, इसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, या ये बेनामीदार है, ये बेनिफिशियल ओनर है, ये कंफर्म हो चुका है, तो इसकी प्रोसिक्यूशन शुरू करें। तो वहां पे फिर जो जज साहब होते हैं वो उसकी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट होती है, और ये जो पीछे स्लाइड गुजरी है इसके मुताबिक वो फिर उनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और फाइन इंपोज करते हैं। अच्छा जी, इंसेंटिव फॉर विसल ब्लोअर्स है। हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमारे कानून में लिखा गया है कि जो बंदा हमें इंफॉर्मेशन, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर केस बन सके, वो अगर हमें प्रोवाइड करेगा तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख या इससे कम है तो उस बंदे को 5% जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर 20 लाख से 50 लाख के दरमियान है तो उस बंदे को 1 लाख रुपया, और 20 लाख से लेकर 50 लाख तक जो 30 लाख है उसका 4% मिलेगा। अगर उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा है तो उस बंदे को 2,20,000 और 50 लाख से ऊपर 3% उसको रिवॉर्ड मिलेगा। चलिए, ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। इसमें ये पाइन कर्नल नट्स जो है, ये सलमान साहब का केस है, ये आपको बता देते हैं। एक प्रॉपर्टी का केस है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि सलमान साहब आपको अपना केस बता देंगे। हमारे पास एक केस है कि दो दोस्त थे, एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, पेमेंट उसने अपने बैंक अकाउंट से, सेलर जो जमीन का था उसको अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट की, और प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर करवा दी दूसरे बंदे के नाम पे। उसको बाद में उसने कहा जी मैं आपको कुछ इसमें से प्रॉफिट दे दूंगा। अब जब वो प्रॉपर्टी को उसने डेवलप किया, मार्केट बनी, जो 9 लाख रुपए मरला खरीदा गया था उसकी कीमत हो गई 30 लाख रुपए, तो उस बंदे ने सारी रजिस्ट्रियां करवा के सारे पैसे वो खुद ले गया। अब वो जो बंदा था जिसके नाम पे लगी थी उसने रजिस्ट्रियां करवाते हुए ये कहा कि जी कुछ हिस्सा आपको बीच में 5-6 मरले जो हैं वो मिल जाएंगे, मतलब 5-6 मरलों का मतलब है कि आपको 1.5-2 करोड़ रुपया मिल जाएगा। लेकिन वो जब एंड पे उसने देखा कि उसके नाम पे तो एक मरला भी नहीं रही। तो हमारे पास जब केस आया, हमने इन्वेस्टिगेट किया कि जी जो पैसे दिए हैं वो ए ने दिए, प्रॉपर्टी बी के नाम पे लगी है, और इसका जो फायदा लिया है वो भी ए ने लिया है। बी को इसका कोई फायदा नहीं मिला, सारे पैसे वो पे कर रहे हैं, और वापस जब वो दुकानें बना के बेचता है तो सारे पैसे उसको वापस आ जाते हैं। तो ये केस प्रॉपर्टी का केस था। दूसरा ये जो नट्स का केस है, ये सलमान साहब आपको बता देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक हमने चलोदों की एक्सपोर्ट्स का केस देखा था, जो क्लासिक केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, और साथ में बेनामी ट्रांजैक्शन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को कंडक्ट किया गया। इसमें बुनियादी तौर पे हुआ ये था कि एक लाहौर का मुकामी चलगोजे का एक्सपोर्टर था जो जर्मनी में एक कंपनी को चलगोजा भेजता था। पहले वो तकरीबन 5 साल तक अपने मुख्तलिफ 3-4 बिजनेस एंटिटीज बना के, जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप्स शामिल थी और 1-2 एओपीज भी थी, तो उनके जरिए उसने चलगोजा जर्मनी एक्सपोर्ट किया 2008 से 13। अब चूंकि एक्सपोर्टर्स का शहर है, सियालकोट भी, गुजरावाला भी, तो आपको बखूबी अंदाजा होगा कि एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है स्टेट बैंक का, जो कहता है कि आपकी जो भी एक्सपोर्ट होगी वो पैसा 6 माह के अरसे तक वापस पाकिस्तान में लैंड करता। लेकिन ये 2008 से 13 तक कोई तकरीबन $40 मिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है अपने मुख्तलिफ सोल प्रोप्राइटरशिप से, अपनी एओपीज के जरिए, और उनमें से कोई पैसा वापस पाकिस्तान नहीं आता। स्टेट बैंक को ये मैटर रिपोर्ट नहीं किया जाता कमर्शियल बैंक्स की तरफ से, क्योंकि ये एक मिली भगत या क्लूसिव अरेंजमेंट बैंक की और इस बंदे की जो चलगोजे का एक्सपोर्टर है इनका अरेंजमेंट होता है आपस में। उसके बाद इसको एक अगेन एक कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट मिलता है, वो कहता है कि आप इतना बड़ा रिस्क अपने नाम पे क्यों, आप किसी मुलाजिम के नाम पे ये काम स्टार्ट करें। तो 2013 में एक सुल्तान नामी बंदा उसको मिलता है, और जो उसके साथ 20 साल से मुंसलिक है, उसके कारोबार के अंदर उसका मैनेजर है। 2013 से वो उसके नाम पे एक्सपोर्ट शुरू करता है। अगेन वही मॉडल चलता है कि एक्सपोर्ट फॉर्म बैंक से इशू होता है, उसकी 4 कॉपियां एक्सपोर्ट फॉर्म की होती थी पहले, अब भी 4 ही होती हैं, लेकिन अब ऑटोमेशन आ गई है प्रोसेस में।
तो वो 4 कॉपियां, एक कस्टमर की कॉपी होती थी, एक कस्टम्स वालों की कॉपी होती थी, एक कमर्शियल बैंक की अपनी कॉपी होती थी और एक स्टेट बैंक की कॉपी। स्टेट बैंक ये इंश्योर करता था, कमर्शियल बैंक उसको बता देता था कि 6 माह तक अगर पेमेंट वापस नहीं आई तो वो कहता था कि जी ये आप इस बंदे से पूछें ये पैसा वापस पाकिस्तान क्यों नहीं लेके आया। लेकिन इस केस में जो ट्रेड मैनेजर था, 3 ब्रांचेस थी लाहौर की, और वो तीनों मैनेजर्स इस वक्त FIA के पास है, वो आपस में एक्लूसिव अरेंजमेंट में शामिल थे, मिली भगत का हिस्सा थे। तो वो कभी भी स्टेट बैंक को ये जो अमाउंट्स वापस नहीं आती थी, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की अमाउंट्स को स्टेट बैंक को रिपोर्ट नहीं करता था वो ट्रेड मैनेजर। तो ये लगभग 2013 से 18 तक $50 मिलियन की एक्सपोर्ट्स होती हैं, जेन्युइन एक्सपोर्ट्स हैं। चलोजा जर्मनी जाता है, GDs में एग्जिस्ट करता है, सारी GDs एग्जिस्ट करती हैं। हम GDs का सारा ओरिजिनल रिकॉर्ड 250 के करीब GDs मंगवाते हैं, V-बॉक्स से निकालते हैं, उनके साथ E-फॉर्म्स जो कस्टम्स वालों की कॉपीज हैं वो भी रिट्रीव करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस के अंदर तकरीबन $50 मिलियन की एक्सपोर्ट्स होती हैं और उसमें से तकरीबन $1.5 मिलियन वापस पाकिस्तान आता है, जबकि कुछ पैसा हवाला मंडी के जरिए पाकिस्तान वापस मंगवाया जाता है और बाकी का पैसा मोस्टली हम दुबई में उसको जाता हुआ देखते हैं। तो ये इसके अंदर कोई 8-9 माह लगे पूरे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को। दुबई से भी हमने डेटा मंगवाया, जर्मनी से, उसके अलावा जो बंदा था जिसके नाम से सारा कारोबार किया गया था उसने भी खुद आके वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गया, उसने हमें असिस्ट किया पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो इस वक्त हमने फाइनल उसकी लाइबिलिटी जो फिक्स की वो कोई 9 अरब रुपए की उस पर लाइबिलिटी उस पर डाली। जो बेनिफिशियल ऑनर था इसका, उसकी 200 कनाल जमीन अटैच है कसूर की, इसके अलावा 6 कनाल जमीन उसकी सुंदर की, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स उसके अटैच किए गए। इसके अलावा ये लाइबिलिटी है अभी हमारे साइड की जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट की वायलेशन के तहत उस पर हमने जो लाइबिलिटी खड़ी की है। इसके अलावा अब स्टेट बैंक में वो हमारा रेफरेंस कंफर्म हो के आ गया, जैसे आसिम साहब ने पहले बताया कि एडजुडिकेशन अथॉरिटी होती है, हम अपनी फाइंडिंग्स जैसे उनको रेफरेंस की फॉर्म में फॉरवर्ड करते हैं और उसके ऊपर वो जजमेंट पास करते हैं। तो वो हमारी फेवर में वो डिसीजन आ चुका है, हम कॉन्फिस्केशन के लिए मूव करेंगे। ऑफ कोर्स वो अपील में जाएगा ट्रिब्यूनल में, लेकिन साइमल्टेनियसली अभी एस्टेब्लिश हो गया है कि ये जो सारी एक्सपोर्ट्स थी ये सुल्तान ने नहीं बल्कि उसके असली मालिक ने की। अब स्टेट बैंक भी उसको ये $50 मिलियन की जो रिपैट्रिएशन है उसके लिए नोटिस कर रहा है। तो ये एक बड़ा क्लासिक केस था। इसके अलावा भी बिजनेस के और केसेस हैं, गारमेंट से मुतल्लिका, केमिकल से मुतल्लिका, जहाँ पे मल्टीपल बेनामी बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं और अपनी सेल्स को छुपाने के लिए, अपनी इनकम को छुपाने के लिए सेल्स और परचेजेस सारी उन अकाउंट्स के जरिए की जाती है। एक अभी रिसेंट केस किया है हमने, उसमें तकरीबन कोई 3 अरब का वॉल्यूम है ट्रांजैक्शंस का, और उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पर अपनी बेगम और साली के नाम पे 3 अकाउंट चलाए गए हैं और सारी जो पैसे की आमदोरफ्त है वो उस शख्स के कारोबार से मुतल्लिक है जो बेनिफिशियल ऑनर। तो इस तरह से अभी इस वक्त हमारे पास टोटल कोई 500 के लगभग केसेस पंजाब में चल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हम अब तक पिछले 2 सालों में 55 अरब के करीब ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अटैच कर चुके हैं, जिनके रेफरेंसेस जा चुके हैं। और इसके अलावा लिटरली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर प्रोसेस है। शुक्रिया सर। कंप्लीट हो गया आपका? अब हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें बताएं। हमने तो आपको बता दिया। इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो विदहोल्डिंग के भी एक हमारे पास जो विदहोल्डिंग का डाटा है इनकम टैक्स का, वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप लोग क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है और आप लोग विदहोल्डिंग से भी ज़्यादा आपका ताल्लुक रहता है। दूसरी चीज़ ये इन्होंने बताया नहीं कि इसमें जो करप्शन का जो पैसा है उसमें बिजनेस कम्युनिटी तो नहीं, लेकिन हमारे अपने ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन वो भी आते हैं इसमें। तो वो भी केसेस हमारे पास काफ़ी आए हैं। उसको भी हमने बड़ा न्यूट्रल वे में उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है
और अगर किसी का केस बनता है, चाहे वो उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, हमने उसको आगे रेफरेंस उसका बनाया है। इसमें जो एक और चीज़ सलमान, आपने इसमें थोड़ा सा और इसका बताएं कि उस जो बंदा था ये चिलगोजे वाली एक्सपोर्ट में बेनामीदार, उसकी अपनी वर्थ बताइए ज़रा कि कितनी थी, वो किधर रहता था, और दूसरा एक आपने गाड़ियों वाले जो केसेस किए हैं वो मैं चाहती थी कि मोटर व्हीकल का भी आप एग्जाम्पल इनको बताएं। इसमें जी ये जो सुल्तान नामी बंदा था, ये 2 मरले के मकान में रहता था शाहतरा के इलाके और आप सब लोगों का आना जाना हुआ होगा। बड़ा मुतवसत सा इलाका है वो, और अपने 2 मरले के मकान में अपने 5 भाइयों समेत वहाँ पे रहाइश पजीर था। इसके अलावा इसके नाम पे वो मकान भी वो जॉइंट ऑनरशिप। तो हैरानकुन तौर पे जो उनके वकला का पूरा पैनल था वो बार बार ये प्ली लेता रहा कि ये सुल्तान ने अपनी एक्सपोर्ट्स की हैं और उसने पैसा गायब किया, वो पैसा ढूंढे सारा का सारा। लेकिन वो बैंक अकाउंट से सारी पेमेंट्स जो थी, इसके अलावा इस पे मल्टीपल स्कैम्स निकले इस केस में। इस बंदे ने दुबई में भी 4 कंपनीज बेनामी बना रखी थी जो अपने मुख्तलिफ मुलाजमों के बच्चों के नाम पे, जिनको ये दुबई लेके भी आता जाता था। उसके अलावा यहाँ पे बैंक्स के साथ KYC के लिए 40-40 करोड़ रुपया कैश जमा करवाता रहा। तो इसमें मल्टीपल फ्रॉड्स हमें साइमल्टेनियसली एट वन पॉइंट इन टाइम नजर आए। गाड़ियों का जैसे मैडम ने तस्करा किया, इस वक्त 600 से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो हम अटैचमेंट के प्रोसेस में है या उनकी रजिस्ट्रेशन हमने ब्लॉक की है। ओपन लेटर पे गाड़ी चलाने का बड़ा आम सा रिवाज है हमारे। हम गाड़ी खरीदते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं कराते क्योंकि ट्रांसफर फीसें देनी पड़ती हैं। हमारा ख्याल होता है 1.5 साल इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इसको आगे बेच देंगे। तो इस तरह की 600 से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो हमने एक्साइज से डेटा मंगवाया, उनसे कहा कि जिन लोगों के पास 10 से ज्यादा गाड़ियां किसी एक शख्स के नाम पे रजिस्टर्ड हैं तो उसका डेटा हमारे साथ शेयर करें। तो उन्होंने कोई 600 के करीब गाड़ियां ऐसी शेयर की हमसे, जिसपे फ्रीक्वेंसी ऑनर की जो आ रही थी वो 15, 20, 25 एक शख्स के नाम पे, सरगोदा के एक साहब थे उनके नाम पे 125 गाड़ियां रजिस्टर्ड। और वो जो 125 गाड़ियां हैं वो आपको पता है कि जो लीज का बिजनेस करते हैं शोरूम्स वाले, वो लॉ आपको अलाउ नहीं करता। वो लीगली वो लीजिंग का बिजनेस कर रहे थे, कार लीजिंग का, इंस्टॉलमेंट्स का। तो वो अब गाड़ियां 125 अटैच की हुई हैं, वो बार बार आते हैं हमारे पास और गाड़ियां 4-4 हाथ आगे बिक चुकी हैं। अब लोग आके कहते हैं जी हमने तो ये जेन्युइन खरीदी थी। तो हम पूछते हैं आपने 3 साल अब तक आपके पास है, आपने ट्रांसफर क्यों नहीं किया? तो इसके ऊपर अभी तक लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस नहीं है। हम बड़ी सख्ती से ऐसे तमाम व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं जो ओपन लेटर्स पे चल रही हैं, और बाद में अगर आपके भी दाएं बाएं कोई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो ये काम कर रहे हैं तो इसको अभी से इसको एड्रेस करें इस इशू को, और फौरी तौर पे ऑनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर करें। ये आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम बने। आसिफ, आप जरा वो विद होल्डिंग से जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो जरूर इनको बताएं, ताकि वो, क्योंकि अक्सर लोग उस प्रैक्टिस में हमारे पास भी जो होल्डिंग का डाटा है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। यूजुअली जो हमने अभी तक चीजें देखी हैं उसमें कोई भी जो कारोबार है वो अपने चंद जाने पहचाने लोगों के नाम पे बैंक अकाउंट खोलते हैं, उनके नाम पे क्रॉस चेक बनते हैं, उनका 4-4.5% टैक्स भी वो काटते हैं, और देखने में यूं लग रहा होता है कि पेमेंट भी उनको जा रही है, टैक्स भी कट रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है। लेकिन अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट होता है कि जैसे ही वो उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, साथ ही वो जो मालिक होता है उसका राइडर जाता है, वो कैश निकलवा के वापस मालिक को ला देता है। कि एक ऐसा हर्जा बुक करने की कोशिश की जा रही होती है जो असल में हर्जा हुआ ही नहीं है। उससे हो क्या रहा होता है, उससे टैक्स कम कर रहे होते हैं। जितने ज्यादा हर्जे होंगे उतना टैक्स कम होगा। तो फिर होल्डिंग से हम डाटा निकाल रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका सिर्फ कोई एक खास बंदा ही जिनकी विद होल्डिंग कर रहा है, उनको उस डाटा पे हमने काम किया। अभी रिसेंटली जो उसकी टोटल कैलकुलेशन हुई है वो 36 करोड़ रुपया एक बंदे ने 25 बंदों का को पेमेंट की, 36 करोड़ रुपया, और फिर उसी के बंदे जाते हैं चेक डिपॉजिट करवाते हैं, उसी के बंदे जाके कैश निकलवा के लाते हैं। उन 25-26 बंदों में से इंटरेस्टिंगली 2 बंदे ऐसे हैं जो फोत हो गए, और उनके फोत होने के बाद भी उनके अकाउंट चल रहे थे। वो जो बंदे, अब ये जमा करवाना समझ आता है कि जी मैं, उसने मुझे कहा कि जी अपना बंदा भेज के मेरे अकाउंट में जमा करवा दे, निकलवाने क्यों आपका एम्प्लॉय जा रहा है?
और फिर जब उस एम्प्लॉय को बुलाया तो उसने कहा जी ये मेरा भी अकाउंट चल रहा है, एक मेरी बेगम का है, एक भाभी का है, एक बच्चे का है, और हमें महाना 8,000 रुपया मिलता है इन अकाउंट की मद में फी बनता है। अब वो जब सारे बंदे हमने निकाले और उनके जितने मुलाजमीन थे उनको निकाला तो पता चला कि कुछ मुलाजमीन है, कुछ मुलाजमीन अगर वो मर्द है तो उसकी बीवी है, अगर कोई खातून है तो उसका हामद भाई, इस तरह से उसके अंदर ही फैमिली के अंदर उन्होंने काम रखा हुआ है ताकि कोई बाहर का बंदा अगर होगा तो वो तो बाद में शायद पैसा ना वापस करे, तो इनसे पैसा वापस लेना आसान है। तो ये विदहोल्डिंग के डाटा से वो केसेस जो सिर्फ जिनकी सिर्फ एक ही बंदा विदहोल्डिंग कर रहे हैं वो भी हमारे रडार में है कि यहाँ पे शायद कोई गड़बड़ हो रही है, ये लोग जो है ये फेक खर्चे बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लॉ क्योंकि 17 में आया था और 19 में ऑपरेशनल हुआ, तो बीच का जो 2 साल था उसमें इसको ऑपरेशनल तो नहीं हुआ लेकिन लॉ आ चुका था। क्योंकि गलती गवर्नमेंट की है या उनकी सुस्ती थी तो उन्होंने इस टाइम के लिए एमनेस्टी दी, और उस टाइम पर उन्होंने कहा कि जो इस तरह की बेनामी ट्रांजैक्शन है उसको आप 3.5 या 2.5% टैक्स देकर आप इसको भी वाइट कर सकते हैं और ये बेनामी ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं होगी। उस वक्त हमने काफी बड़े 2-3 केसेस पकड़े हुए थे जो कि बिलियंस की ट्रांजैक्शन थी उसमें, और वो सारे जो थे वो 2.5-3% पे वो लोग चले गए। अगर अदरवाइज देखा जाए तो ये क्योंकि बड़ा एक ड्रैकोनियन सा लॉ है, इसमें ये आप सारी चीजों पे कब्जा कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि कोई जिसा टैक्स की कोई मैक्सिमम स्लैब होती है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम स्लैब नहीं है। यहाँ पे जो असल चीज है वो भी ले लेते हैं, उसके बाद सूद भी मिलता है कि आप अगर पेनल्टी लगाते हैं 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू वो भी ले लेते हैं। तो इसको कैटर करने के लिए उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम भी दी थी जिसका बहुत लोगों ने फायदा उठाया था। उस टाइम पर भी हमारे पास एक केस ऐसा आया था जिसमें कि वो उस बंदे को मरे हुए मेरा ख्याल है 3-4 साल हो चुके थे, और आप और मैं अगर हम बैंक जाएं और अगर हमारा CNIC एक्सपायर हो तो वो हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उस जो बंदा मरा हुआ है सब कुछ है उसका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता वहां पर। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह की ट्रांजेक्शन वहां पर हो रही है। फिर एक इस तरह का था कि स्वीपर था और एक खोता रेडी वाला था जो किसी वक्त उनका कोई सामान लेके गया था, उसको पता ही नहीं था। बाद में इवन बैंक ने ये डिफ्रॉड करने की कोशिश की कि उस बंदे को सूट पहना के लेकर आए जो कि खोता रेडी वाला था, और ये शो किया कि ये एक ऐसा, हाँ वो है भी इसी शहर का केस, और इस तरह से शो किया कि जी ये बैंक में ये बिल्कुल प्रॉपर इसी का बिजनेस है और इसी का पैसा है। अभी बल्कि बहुत आजकल इस गुजरांवाला का एक केस मशहूर हुआ है 600 बाइक्स वाला, वो फैसलाबाद के भी काफी अभी केसेस चल रहे हैं, लेकिन ये मैं बता रही हूँ एक पुराना केस था, उसके लिए हमें गुजरांवाला भी आना पड़ा और हमने यहाँ पर आकर उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो इस तरह की चीजें मतलब हम एज अ कॉम जो है हम खुद क्या शो कर रहे हैं। ठीक है आप बिजनेस को 20% छुपा दें, 30% छुपा दें जो कि सारी दुनिया ही करती है, लेकिन 90% आपका बेनामी और 10% शो हो रहा है। इसको मेरा ख्याल है हमें अपने खुद से चेंज करना चाहिए अपना एटीट्यूड। ये मुझे किसी और चीज की प्रॉब्लम नहीं लगती, ये हमारे एटीट्यूड की प्रॉब्लम है कि हम अपना एटीट्यूड बेहतर करें। कि हम हर वक्त हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये करना है, लेकिन एक्चुअली कर कोई भी नहीं रहा है पाकिस्तान के लिए कुछ भी। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी तरफ से भी है कुछ इश्यूज और जिसकी आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी हैं बहुत ज़्यादा, जो कि बिजनेस कम्युनिटी को वाकई अगर कभी टोटल टैक्स काउंट करें तो मेरा ख्याल है 250-300 शायद टैक्स तो आप लोग दे ही देते हैं मुख्तलिफ किस्म के, प्रोविंस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, हर चीज़ें मिला के। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा हमें चाहिए कि हम खुद ऑनेस्टी की तरफ वापस आएँ और सच बोलने की तरफ वापस आएँ जितना हम कोशिश कर सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे जो हमारे करप्शन हर वक्त FBR पे करप्शन का एक इल्ज़ाम लगता रहता है, तो यहाँ जो तीनों इन्होंने जोन्स बनाए थे स्पेशली उसमें से हमारे बहुत इंटरव्यूज हुए थे, बहुत हमारी एजेंसीज ने चेक किया था, उसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे जितने अगर हमारे जो केसेस भी बन रहे हैं उसमें अभी तक कोई ऐसा रिपोर्टेड केस नहीं है जिसमें कि करप्शन भी हुई है। तो ये भी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम कोई कंट्रीब्यूट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान या फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि ये आपके भी तो कंपेटिटर्स हैं ना, कि जो लोग ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहे हैं और उनकी वाइट मनी है, उनके लिए भी तो ये एक हैजर्ड है, उनके लिए भी तो एक कंपटीशन है कि वो बंदा जो कुछ भी नहीं कर रहा, जिससे अब ये चलगोजे वाला केस है, इसका घर कितने एकड़ कितना ये PND सोसाइटी में
51 कनाल का 51 कनाल के वो घर में रहता है। और जो उसने अपने मुलाजिम का जो हाल किया है कि उसने बाद में उसको थ्रेट किस तरह किया कि उसने चेक बुक्स अपने पास रखी हुई थी, अकाउंट उसका था, तो उसने चेक इशू करके बाउंस करवा के उस पर केसेस बना दिए, पर्चे उस पे फिर भी करवा दिए। तो अब ये देखें कि हमें क्या करना है, ये आप लोगों पर है कि अब आप किस तरीके से करना चाहते हैं। मैं तो अभी भी ये कहती हूँ कि जो अगर खुद से बता दे कि है, और अगर वो अपना बेनामी ट्रांजैक्शन को ठीक कर लेते हैं, अभी भी हम अवेयरनेस इसीलिए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इस वक्त भी चाहें तो 2017 से लेकर अभी तक, 2017 में अगर कोई चीज़ बेनामी थी और वो अभी तक है, यानी कि 14 फरवरी 2017, तो हम किसी भी टाइम उस पर केस बना सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट भी नहीं है कोई। जो एक टाइम लिमिट अकाउंट्स के लिए है, लेकिन अगर कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी है उसके लिए तो ये टाइम लिमिट भी नहीं है। अब कोई भी अगर, हाँ जी, रजिस्ट्री तो फिर एक बार देनी पड़ेगी। फिर वो बाद देखना आप बना रहे थे 2017 से किया, 2019 में मैच्योरिटी आई, उसके बाद आपने वर्किंग तो 2 साल का टाइम आपने कहा कि मिनिस्ट्री हमने दी, हमने 19 में दी है। हाँ, लोगों को नहीं पता कि आपने किस सेंस में नहीं, फिर आप सारा पता था तो सारा पता था, बहुत से लोगों ने इससे फायदा भी, बहुत सारे लोगों ने। नेक्स्ट एमनेस्टी कब तक आ रही है? अभी तो एमनेस्टी का वैसे चांस कोई नहीं है इस पर। अभी एमनेस्टी थोड़ा बिजनेस करने तो वो भी आ गए। एक पिटीशन ले ले तो आ गए। जी थैंक यू वेरी मच। उसमें और इनपुट है किसी की तो बताएं। सवाल एफआईए और नैब का रोल आप रोल प्ले करेगा। एफआईए का है तो बेसिकली एफआईए इन्हीं मैटर को देखती है या नैब इन्हीं मैटर को बताइए। इसमें एक बात जो जरूरी थी कि तीनों क्राइम्स फर्क है। हमने शुरू में आसिफ सर ने आपको शुरू में स्लाइड दिखाई थी कि बेनामी रखने की फर्क वजूहत हो सकती है। उनमें से एक वजूहत थी टैक्स रिलीफ, एक वजूहत थी करप्शन, एक वजूहत थी मनी लॉन्ड्रिंग या एक वजह। अब फर्ज करें कि मैंने बेनामी में केस पकड़ा, एक का केस था टैक्स इवेजन की वजह से उसने बेनामी रखी हुई थी, तो बेनामी वाले तो उसको पकड़ेंगे, जो उसका टैक्स इवेजन का एलिमेंट है वो एफबीआर देखता है, वो एफबीआर उसको पकड़ेगा उस बात पर। ऑन द सिमिलर हैंड जो नंबर बी था, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से बेनामी रखी। अब बेनामी वाला इशू पकड़ेंगे और उसका जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है वो एफआईए देखेगा। सिमिलरली तीसरी करप्शन की एग्जांपल है, अगर एक सिविल सर्वेंट ने करप्शन की हुई थी और उस वजह से बेनामी, तो हमने तो बेनामी प्रॉपर्टी सीज कर ली है। जो उसने करप्शन की वो अब नैब उसको देखेगा कि इसने करप्शन की, और जो सजा नैब ने देनी है उसको लहदा देगी। ये इन टैंडम चीजें चलेगी। हमने सिर्फ बेनामी की चीज देखनी है और हमने ये साबित करना है कि इसने किसी भी इन वजूहात की वजह से ये बेनामी रखी, ये हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताना है। लेकिन हमारा मेन मकसद होगा बेनामी पे सजा देना। विसल ब्लोअर का रिसेंटली आया, जो विसल ब्लोअर का एक अलग एक्ट आया गया है ना, उसके अंदर बेनामी नहीं है। हमारे अपने एक्ट के अंदर विसल ब्लोअर की सारा कुछ बताया गया कि विसल ब्लोअर आके हमें बता सकते हैं। जो अलग एक्ट आया गया है उस एक्ट के अंदर बेनामी एक्ट का जिक्र नहीं है। उसके अंदर नैब का एक्ट है और कुछ एंटी करप्शन वगैरह का एक्ट है, लेकिन उसमें बेनामी का एक्ट नहीं है। तो हमारा विसल ब्लोअर अभी उस एक्ट के तहत नहीं कवर होता, हमारे अपने लॉ के अंदर ही प्रोविजन है विसल ब्लोअर, तो हमारा उसके अंदर ही कवर होता है। जो आपको लास्ट स्लाइड के अंदर दिखाया भी गया था, जो उसकी परसेंटेज वो हमारे अपने लॉ। इसका लोगो अभी तक आपने खुद बनाया जी, लोगो बना हुआ है, वो आप अगर देख सकते हैं राइट साइड पे, एंटी बेनामी इनिशिएटिव का लोगो है वो, ये दिखाते हैं वो राइट साइड पे ऊपर, वो हमारा लोगो। इसके फ्लायर्स वगैरह हम बना रहे हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको भिजवाएंगे। ये ऊपर वाला लोगो है हमारा। अभी आज हमारी बॉटम लाइन क्या है, क्या आप मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि बेनामी ट्रांजैक्शन ना करें? वो ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो आप हमारे ऊपर बने, जो मेन चीज है कि आप लोगों को बताएं। दो तीन चीजें हैं। एक सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि बहुत सारे लोग, हमारे लोग उसको गलत समझते नहीं है। ये अवेयरनेस करना है कि ये एक्चुअली रॉन्ग है। अब आपकी ओपन लैंड में गाड़ी चलाने पे आके लोग कहते हैं इसमें क्या गलत है, 15-20 हजार के टैक्स ही है। अब बाकी ऐसे ही है,
लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि इसकी सजा बहुत ज्यादा है बेनामी। आप 15-20 हजार के टैक्स के पीछे अपनी पूरी 20 लाख की गाड़ी खवा बैठे, इस बात पे आपको बताना। या अगर कुछ छोटी मोटी टैक्स के पीछे आप जेल जा सकते हैं 7 साल तक। अब बिजनेस कम्युनिटी वाले बंदा नॉर्मली इन चीजों में नहीं आता, ज्यादा तो टैक्स पड़ता है उसका, लेकिन ये क्रिमिनल एलिमेंट है, इसको सीरियसली थोड़ा लिया जाए। इसको सिर्फ इस पे पैसों पर बैठ नहीं आएगा, आपकी सोशल स्टैंडिंग का भी इफेक्ट आएगा। समीर साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्रिंस सर, मुझे 2-3 सवाल करने हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो आज प्रेजेंटेशन हुई है उससे यूं महसूस होता है कि हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन में एंगेज होगी जो कि बेनामी के अंडर आती है। थर्ड पार्टी पेमेंट्स हैं उसके अंदर, हमें नहीं पता होता पेमेंट्स ए पार्टी से लेनी है और सी पार्टी की पेमेंट हिट करती है। हमारे इस केसेस में राइस में एक दफा शुगर की ट्रांजैक्शन हुई। अब मैंने तो पार्टी ए से पेमेंट लेनी थी, लेकिन शुगर मिल से मुझे मिल गई और बाद में एफआईए और नैब के हमें नोटिस आ गए। सर, मेरे जो 2 मेजर सवाल है ना, वो पहला सवाल इस बारे में है कि जब एक्सपोर्ट हम करते हैं हमारी लायबिलिटी बन जाती है बाहर से पेमेंट ना, लेकिन अब इमेजिन करें कि कोई 1-2% केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारे जो बायर्स होते हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, लेकिन स्टिल लायबिलिटी हमारे शोल्डर पे खड़ी होती है वापस डॉलर लाना, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग में ले लिया जाता है। अभी आपने सर चलवोजे का केस बताया, मुझे बताएं कि इस केस के अंदर मजा तो तब आता है बेनामी का जब स्टेट बैंक का ऑफिशियल भी साथ एक आप पकड़ के अंदर करते हैं। बैंक के ऑफिशियल्स तो एक प्राइवेट लोग, बिजनेसमैन प्राइवेट लोग हैं। स्टेट बैंक जो वहां पे पूरा डेटा कैलकुलेट कर रहा है वो इतने इररिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने आंखें बंद किए रखी। बाकी अच्छा, दूसरी चीज सर, जब मुझे नहीं पता कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना स्टाफ मौजूद है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपके अपना डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के अपने चैम्बर को तनकीद करता हूँ कि हम लोग तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। सर, एफबीआर के कितने ऑफिशियल्स के ऊपर अब तक बेनामी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन? हम अरबों रुपया रिश्वत की मद में दे देते हैं, वो कहाँ पे जाता है? और वो पैसा क्या बेनामी के पास कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टाफ और ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है कि उन्हें एक नाम नॉमिनेट किया जाए और वो जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसकी वो बेनामी कहाँ पे जाके लैंड करती है उसको भी इंटरोगेट कर सके? ये 2 सवाल हैं सर। अभी जो पहला आपका कंसर्न था कि स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स को क्यों नहीं पकड़ के अंदर दिया गया, तो 2015 तक का आपके भी नॉलेज में होगा मैनुअल था ई फॉर्म्स का सारा प्रोसेस। ट्रेड मैनेजर कभी रिपोर्ट नहीं कर रहा था उन सारे ई फॉर्म्स को, जो रिपैट्रिएशन होनी थी वो पैसा वापस पाकिस्तान नहीं आ रहा था। और चूंकि स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था, इस वजह से स्टेट बैंक को हम इसमें मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। एक दूसरा इशू ये था कि जैसे ही रिपोर्टिंग शुरू होती है, ऑटोमेशन आती है और वो सेल्फ जनरेटेड कॉपी स्टेट बैंक को जाती है, स्टेट बैंक स्ट्रेट अवे नोटिस करता है और इस बेनामीदार को करता है। तो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन की जो इनिशिएशन थी वो स्टेट बैंक की तरफ से ही, उनको उनके नॉलेज में जैसे ही आया उन्होंने इसको शो कॉज किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, I cannot give any statement on behalf of the entirety of the state bank's employees के वो बड़े dead honest होंगे। जिस तरह से सोसाइटी ऑन द होल करप्ट है, स्टेट इसके इंस्टीट्यूशंस भी उसी का पार्ट में पास है। बिजनेस कम्युनिटी है, वो पॉलिटिकल यूथ है, वो ब्यूरोक्रेसी है, वो ट्रेडर्स हैं, फॉर दैट मैटर वो any kind of सोसाइटी का सेक्शन है या फैक्शन है, हम सारे इक्वली इस जो मैस है इसके जिम्मेदार। दूसरा जो आपका कंसर्न था कि इन्वेस्टिगेशन क्या इन हाउस कोई मैकेनिज्म ऐसा है, या आपने कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपने खुदाई तौर पे अपने लोगों के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। इसमें पहली चीज जो इंश्योर की गई थी बेनामी की जो पोस्टिंग्स थी इसके लिए, क्योंकि एक चीज और आसिम गालिबन बताना भूल गए कि बेनामी का लॉ इब्तदाई तौर पर आया था ओमनी ग्रुप के केसेस टेकअप करने। 2017 में लॉ बन चुका था, 19 में स्कैम ओमनी ग्रुप की 32 कंपनीज का अनर्थ हुआ, तो वहां पे
लीगल माइंड जब बैठे तो उन्होंने कहा कि जी आपके पास तो कोई ऐसा लॉ ही नहीं है जो इन बेनामी ट्रांजैक्शंस को जो की गई है जिसमें डायरेक्टली पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं। जहाँ पब्लिक ऑफिस होल्डर आता है, नैब की जुरिस्डिक्शन प्राइमरीली वहाँ है, FIA वहाँ पे आएगा, लेकिन जहाँ पे पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं है और एक कारोबारी कम्युनिटी का बंदा है, वो यूनुस को दुबई है या वो बाकी लोग हैं, AG मजीद और अब्दुल मजीद, वो सारे लोग हैं, इनको आप क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा जी लॉ तो बना है तो रूल्स भी बनाए। तो उन्होंने पहली चीज ये इंश्योर की कि एटलीस्ट बेनामी की एक्सटेंट तक आप ऐसे लोगों को अपॉइंट करें, ऐसी अपॉइंटमेंट्स करें यहाँ पे जो इनको इन्फ्लुएंस करना इतना आसान ना, इनको मनूवर करना तो इतना आसानी से वो मनूवर न किया जा सके। तो तीसरी चीज ये है कि बेशुमार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ इंक्वायरीज चल रही, वो पटवारीज भी हैं, वो हमारे कुछ इंस्पेक्टर्स भी हैं, और पटवारी तो इस वक्त थोक में हमारे पास ही। इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, एक्साइजीज के खिलाफ इंक्वायरीज है, सो मच सो के बहुत बड़े सर्विंग एहतसाब से मुतल्लिका एक इदारा है, उससे जनरल्स की इंक्वायरी, 2-3 जनरल साहब आदमी हैं, उनकी भी एसेट्स की डिटेल्स इस वक्त इन्वेस्टिगेशन है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हम इस वक्त we are more powerful than those who happen to be the most powerful section of our society, लेकिन having said that पूरी न्यूट्रलिटी से और पूरी इम्पार्शियलिटी के साथ अपने एक्सटेंट तक अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे FPR के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, ना मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ। मुझे पता है आप बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, रोज इंटरेक्शन होता है, रोज पैसे दिए जाते हैं, और स्टेट लेवल पे हर इदारा जो है करप्शन में शामिल है, लेकिन हम सब इस सारे जो मेस के अंदर हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। हम पैसे लेते हैं, आप लोग देते हैं, आपके अपने बेनिफिट्स हैं, इस साइड अदर साइड ऑफ द टेबल के अपने बेनिफिट्स हैं। तो ये जो सारा साइकिल है, ये जो सर्कल है, ये जो मेस है, ये हमारा अपना क्रिएट किया। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात। थर्ड पार्टी ऑप्शन की बात हुई है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी बहुत सी जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी ऑफिस दुबई में है, पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि वहां से हमारा जो गुड्स है वो हमारी किसी और कंट्री में जाती है, तो केवल हमारी दुबई से आ रहा है। क्या बेनामी में वो सारा जो मामला है ये चेक पे आ जाएगा? नहीं, खाली जैसे हमने डेफिनेशन में बताया कि थर्ड पार्टी से मिसाल के तौर पे आपको पेमेंट लग जाती है, तो हमने 3-4 चेक्स जो लगाए हैं कि गुड्स कहाँ से गई हैं। ठीक है, गुड्स A को जाती हैं, B की तरफ से पेमेंट आ जाती है, A और B का आपस में कोई मामला है जो उन्होंने तय करना है। उन्होंने कहा यार मुझे ना लगवाओ, तुम डायरेक्ट पेमेंट उसको लगवाओ। तो हमने आपका ऑफ कोर्स जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो देखी है कि भाई गुड्स आपने उसको भेजी हैं और उसने इस चीज़ को एडमिट किया है कि हाँ मैंने गुड्स रिसीव की है, और उसने कहा जी इधर से नहीं पेमेंट, मैंने कारोबारी ट्रांजैक्शन थी, मेरा इससे लेन देन था, इसने मुझे लगवानी थी, मैंने कहा डायरेक्ट आप। तो ऐसी बात नहीं है कि हर ऐसी पेमेंट जो थर्ड पार्टी पेमेंट है वो बेनामी का के अंदर के परफ्यू में हिट हो गई। मेरे क्वेश्चन है, अगर इस तरह आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो क्या इसमें ब्लैकमेलिंग का थ्रेट नहीं, जेन्युइन कारोबारी लोग जो है वो मुतासर हो जाएंगे? अगर इंक्वायरी में पड़े गए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पहली स्टेज पे तो हमने भी एक इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन सेल बनाया। एक AC साहब है, ये जो बैठे हैं रुदार अमजद साहब, ये इसके इंचार्ज। जो भी इंफॉर्मेशन कंप्लेंट आती है इब्तदाई तौर पे उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, वो अपने थर्ड पार्टी के जरिए, अपने सोर्सेज के जरिए इंश्योर किया जाता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में लॉ थोड़ा सा बड़ा ड्रैकोनियन ये है कि जैसी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो आप स्ट्रेट अवे उस जमीन को, उस काउंट को अटैच कर देते हैं। अटैचमेंट के बाद आप आगे चलते, जब आप आपके दिन में जब भी कोई प्रॉपर्टी को आप अटैच कर देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तो वो सारी जिंदगी डिस्प्यूटेड ही रहती है। दाएं बाएं से आप पता करते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो वो अटैच कर गए थे, पता नहीं ये क्लियर हुई है या नहीं, या क्या मैटर। तो इसमें डबल चेक ये किया रखा हुआ है कि पहले इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन सेल अपनी फाइंडिंग्स देता है कि जी मैंने ये सारी चीजें इंश्योर कर ली हैं, ये जाती अनाद परस्ती की बुनियाद पर कंप्लेंट फाइल की गई, ये साहब का मुलाजिम था, ये जान के तंग करने की कोशिश कर रहा है, सब्सटेंस नहीं है कंप्लेंट का। तो ये नहीं है कि जो कंप्लेंट आती है उस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। 80% कंप्लेंट्स हम इन हाउस उसी वक्त डिस्क्लोज करते हैं कि इनमें सफिशिएंट मटेरियल उसने अटैच नहीं किया, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, डील इंक्वायरी से पता चला कि जी इनका जाती तनाजा चल रहा है। ऐसे केसेस में हम बिल्कुल नहीं पढ़ते कि जिसके अंदर किसी भी किस्म का प्रेजुडिस या हमारी तरफ से कोई
किसी का आलाकार बनने की उसमें शायबा नजर आ। ब्लैकमेलिंग की जो आपने बात की है, वो जिस तरह पहले ही सलमान ने बताया कि जब चूज किया गया था तो वो ऑफिसर्स चूज किए गए थे जो इस प्रैक्टिस में ना पड़े, ठीक है। इवन जो हमारा स्टाफ है वो भी हमने वो स्टाफ लिया है जो कि बिल्कुल नया न्यू रिक्रूट्स हैं, जो कि उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बने, ताकि उनको उस चीज का पता ही ना हो। और हमने ऑफिस भी उनसे दूर रखा है ताकि अगर वो कोशिश भी करें तो उनको ना पता लग सके। तो ये देखें, हम 100% कोई भी सोशल इवल को एरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन जितनी मुमकिन हो सकती है वो हमने प्रिकॉशन जरूर ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें कोई इस किस्म की कंप्लेंट नहीं आई है कि कोई ब्लैकमेलिंग का या इस तरह का। जो इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन सेल है उसको मैं लुक आफ्टर डायरेक्टली भी करती हूँ। और हम पहले ही इस तरह के लोग मुझे वैसे बहुत बुरे लगते हैं कि जो सिर्फ अपने ज़ाती वजूहात की बिना पर और हर जगह पर एक एप्लीकेशन डाल देते हैं वो कि जी ये इसका ये वाली भी चीज़ है, और उसमें कोई मटेरियल नहीं होता, सिर्फ कहानी लिखी हुई होती है। सिटीजन पोर्टल पर भी आती है वो ऐसी कंप्लेंट्स, ये सिर्फ एक ही जगह नहीं है, सिटीजन पोर्टल पे भी आती है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इम्पार्शल होकर इंक्वायरी कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त मेरे अलावा बल्कि जितनी भी हमारी 3 जोन्स हैं, तीनों के पास मोस्टली पॉलिटिकल केसेस हैं, लेकिन सारे इम्पार्शल इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं अब यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती, उनको हमें छोड़ा भी है इनसफिशिएंट एविडेंस की बुनियाद पर, जबकि वो ऑपोजिशन के थे। तो इसलिए हम अपना काम इम्पार्शल होके कर रहे हैं। अब आगे फ्यूचर में क्या होता है वो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फिलहाल हमारा जो है ना, हम प्रोफेशनली डील कर रहे हैं इसको। तो बस इसीलिए हम अवेयरनेस भी इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों की तरफ से एक कंप्लेंट आई थी कि ये आपने एक और सोर्स ऑफ हरासमेंट बना दिया। तो वो हमने आपको बताया कि हरासमेंट तो होगी अगर हम अपने लॉ से बाहर निकल के कोई काम करेंगे। हमने मैंने लॉ की तरफ जाते ही जब है इन्वेस्टिगेशन की तरफ, जब हम फुली श्योर होते हैं कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जब एक दफ़ा लॉ के एम्बिट में आ जाता है तो ठीक है कि लॉ को फिर हमें उसको पूरी तरह से हमें फुलफिल करना है, उसकी जो भी उसमें जो शिके हैं उसके लॉ की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हुए सारी बिजनेस कम्युनिटी है जी। मेरी सबमिशन ये थी कि बिजनेस कम्युनिटी ईज ऑफ माइंड के साथ बिजनेस करना चाह रही है, किसी किस्म की कोई टैक्स एवेजन नहीं करना चाह रही। हम बिजनेस कम्युनिटी को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी पॉलिसीज ना हो कि बिजनेस कम्युनिटी या अदर देन बिजनेस कम्युनिटी वो बेनामी में मजबूर हो। हमारे जो एफपीआर के फील्ड ऑफिसर्स हैं, एफपीआर के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हरास किया हुआ है, बहुत ज्यादा किया हुआ है बिजनेस कम्युनिटी। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज टैक्स नेटवर्क बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह की पॉलिसी बना रही है। लास्ट टाइम था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जो नॉन फाइलर है उसका 5% जो फाइलर है उसको वेव कर दिया हुआ था। इस गवर्नमेंट ने आके उसको खत्म कर दिया और जो टैक्स लगा दिया है, मतलब जो चार्जेस लगा दिए उसको बता दी उसकी ट्रांजैक्शन वो बर्डन है टैक्स पेयर पे। यहाँ पे फंसा हुआ है टैक्स पेयर, जो इसका इंडियन नहीं बना हुआ, जो एफपीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, वो स्कूल का सांस लेगा। ठीक है, आपने केसेस सुना दिए, पाकिस्तान की 23 को 25 को की आवाम है जो टैक्स पेयर्स, जो टैक्स जमा करवाता है, जो एफपीआर में मेरा बिजनेसमैन जाता है हमारा, उसको नोटिसिंग होती है, उसको नोटिसिंग होती है। हम क्यों ना वो नोटिस काम करें, हम क्यों ना टैक्स कम से कम करने जाएं, हम क्यों ना टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं और जो लोड है अल्टीमेटली वो सब पे रखें। जो बिजनेसमैन मंथलियां लगी हुई हैं एफपीआर वालों की, बिल्कुल मंथलियां लगी हैं, हमारे बिजनेसमैन को सुकून दिया जाए। अभी लास्ट पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूस की मीटिंग हुई है पीएम इमरान खान साहब के साथ, सबने ये यकीन दहानी कराई कि हम बिल्कुल टैक्स बढ़ाएंगे, हम हमारे बिजनेस में टैक्स जमा करवाएंगे। एफपीआर का एक ऑफिशियल वो क्लर्क लेवल का ऑफिशियल हो तो उसके पास 200-300 बंदों की इनकम टैक्स रिटर्न की लिस्ट हो, तो बंदा क्या कर रहा है? हम किस तरह कहेंगे एक बंदा अपने बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर दो, एक बंदा बेनामी ट्रांजैक्शन में ना जाए? उनको मजबूर किया जा रहा है। कानून बेनामी ट्रांजैक्शंस का बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, हम इसके खातिर में, लेकिन जो अनासर इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमें उनकी जो है हौसला शिकनी करनी चाहिए।
हमें अपने एफबीआर डिपार्टमेंट से, देखें सर ने यहाँ पे कहा कि आप जिनको रिश्वत देते हैं आपके कुछ उसमें बेनिफिट्स होते हैं। भाई हम क्या करें, हमारे तो बेनिफिट हो गए। जो एफबीआर का ऑफिशियल है जो स्टेट से जो है वो सैलरी ले रहा है, अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है जो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? उसके बेनिफिट तो यही है कि वो स्टेट के लिए काम करे, वो फिर हमारे बिजनेसमैन को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सहूलत दे। यहाँ पे ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है, हम चैम्बर में बैठे हुए हैं, हम अपने आप की कैपेबिलिटी फील करने के लिए ये कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन इसमें एफबीआर ऑफिस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि जी आपकी जो सीएमएसी है वो फेक पाएगी, आपको जरूर रिकमेंडेशन भेजनी चाहिए लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या लेजिस्लेशन के लिए जरूर भेजनी चाहिए कि जहाँ पे आप फाइलर नॉन फाइलर के ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइलर को आपको 1% टैक्स है, नॉन फाइलर को 2% टैक्स है। जहाँ पे आप वहाँ पे आप उस एटीएल स्टेटस लगाते हैं, वहाँ पे आप उसके बायोमेट्रिक क्यों नहीं करते? अगर तो उसका फेक सीएमएसी है तो वो खत्म हो जाए। हम बिल्कुल जो टैक्स सर्वेलर है उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। अल्टीमेटली आपका मकसद भी मुल्क पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना और हमारा मकसद मुल्क पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना। इस चैम्बर की खातिर से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रिकमेंडेशन भेजें अपने हाई ऑफिशियल्स को कि बिजनेसमैन को ईज ऑफ माइंड के साथ बिजनेस करने दें और हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े। थैंक यू जी जैसे आप वसीम साहब आप कर बात प्लीज। थैंक यू वेरी सर। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये कुछ लोगों को ये रेफरेंस में बताते हैं कि मनी स्टेट के थ्रू ये कोई 3% देंगे, 3.5% देंगे, 4% देंगे, ये ये जो रेफरेंस में बुला रहे हैं ये वर्ष को भी 2-3% देके जो पेमेंट परसेंटेज देके रेमिटेंसेस मंगवाते हैं, ये तो बैन हो गया मेरा ख्याल है। ये तो पहले भी ये प्रैक्टिस चलती रही है कि 1.5-2 तो 3% तक चला गया होगा। उसके थ्रू रेमिटेंस मंगवाते हैं, वो जो टैक्स एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, वो कहते हैं कि इस पे तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। गवर्नमेंट ने इसको कर्टेल करना शुरू कर दिया है। पहले इस पे कोई लिमिट नहीं थी, आप 20 करोड़ मंगवा लें, आप 30 करोड़ मंगवा लें, तो एफबीआर आपसे कुछ नहीं पूछता था कि ये पैसा भेजने वाला कौन है। फिर इसको कम किया गया, इसको 1 करोड़ पे ले आए थे। वो कहते थे कि जिसको फॉरेन रेमिटेंस आ रही है ना, ये वो बंदे हैं जो बेसिकली मुलाजमत करने गए हैं। तो अगर वो ऐसा क्या मुमकिन है कि एक बंदा पाकिस्तान में बैठा और उसे 20 करोड़ आ जाए, आखिर वो क्या कर रहा है, ऐसी क्या मुलाजमत बाहर कर रहा है? तो जो रेमिटेंस है वो वर्कर्स के लिए पहली लिमिट ये की गई थी 1 करोड़ रुपया, अब ये रिसेंटली इसको मजीद कम कर दिया 50 लाख कि अगर 50 लाख तक आपके अकाउंट में रेमिटेंस आई है तो आपसे उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपसे पूछा जाएगा ये भेजने वाला कौन है, किस मद में ये पैसे आए हैं। अब कई केसेस हैं जो लोग बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई मशीनरी है किसी फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर की, उसकी मशीनरी को लोग ऑप्ट करते हैं तो उनको बाहर से यूरो डॉलर में पेमेंट आते हैं, तो वो लोग अपनी फॉरेन रेमिटेंस दिखा देते हैं कि ये हमें बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आई है, असल में वो इनकम होती है बिजनेस इनकम होती है। तो एक तो इसकी अब लिमिट कम कर दी गई है, मे बी आहिस्ता आहिस्ता और इसको कम कर दिया जाए। अब 50 लाख है तो वो 25 लाख पे आ जाए। इससे ऊपर अगर आपके पास रेमिटेंस आ रही है तो फिर आपको इस चीज पे परेशान होने की जरूरत है कि जी ये मुझसे जब पूछा जाएगा कि इसका सोर्स क्या है तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये लिमिट कम कर दी गई है, इसको पहली तो बात यह है कि ये करना ही नहीं चाहिए। अगर कहीं हो भी रहा है तो वो उसकी लिमिट कम होने की वजह से उसका स्कोप बहुत कम हो गया। चलिए थैंक यू वेरी मच। कानून के मुताबिक 5 मिलियन तक आप एक बंदा एक साल में मंगवा सकता है पैसे, लेकिन एफबीआर उससे 5 मिलियन तक नहीं पूछेगा, बाकी एजेंसी रिस्क करती है। स्टेट बैंक बहुत सख्त हुआ हुआ है आजकल, आप मंगवाएंगे तो आपसे बेशुमार सवाल पूछेंगे, एफआईए की जो सेक्शन में आप फॉलो करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग 100 मसले। बेसिकली दुनिया में ओवरऑल जितनी भी मतलब ये जो ट्रांजैक्शन अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन है इसको स्क्रब किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है। उसी एफएटीएफ की वजह भी है, बहुत सारे रीजंस है। तो ये बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट इस वजह से भी ले रही है कि मजबूरन लेने पड़ रहे हैं, कि ग्रे लिस्ट में जा रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा सेशन था, इंटरेक्टिव सेशन था। बॉटम लाइन यही है कि हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बिजनेसमैन जो है टैक्स देना चाहते हैं,
टैक्स बेस किसी तरह बढ़ाने की जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम हो। जो भी ये बेनामी जो ट्रांजैक्शन लोग करते हैं ये बड़ी मुश्किल ट्रांजैक्शन होती है, ये आसानी से नहीं करते, बड़ा वो इसके ऊपर भी बड़ी मेहनत करके और बड़ा रिस्क लेके करनी पड़ती है। लेकिन वो करते इस वजह से है कि जो उनका कंपटीशन है वो ये सारा पूरे टैक्स की चोरी कर रहा होता है। इकबाल साहब आप कुछ माइक ऑन कर देना, माइक ऑन कर देना। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि केस ऑफ एनुटी, अगर कोई भारी अपनी वाइफ गिफ्ट करता है तो इसमें भी वो कीमत देगा खुद से और प्रॉपर्टी कर रहे हैं चाहे तो आपके कानून में इसकी क्या बताते। अच्छा इसके अलावा ना जब गोल्डन का जब आप बता रहे थे तो इसमें तो जो इंफॉर्मेशन आप गोल्डन के लिए मैं विद होल्डिंग का भी आपको बताती हूँ या इसके अलावा भी सवाल है। हाँ जी। तीसरी बात है कि आप बता रहे थे थर्ड पार्टी की थर्ड पार्टी लेकिन आप उसको कंप्यूटेशन अगर करते हैं कि पार्टी पेमेंट जरूर है या नॉन जरूर है तो जो हमारे बिजनेस की है इसको देने के लिए आपने ये बताया है कि ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, इसका लिस्ट बना देती है। पार्टी ए को किसी लोग देख रहे हैं, अगर पार्टी बी पेमेंट आती है पार्टी ए और बी का कंप्यूटेशन में कैसे साबित होगा, बिजनेसमैन को कैसे पता चलेगा कि इसका पहले आप बता दें। एक्सक्यूज मी सर, मेरा पीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप उसको साथ में आंसर कर रहे हैं। अगर पर्सन ए प्रॉपर्टी परचेज करता है फ्रॉम हिज वैलिड सोर्स और वो पर्सन बी के नाम लगवा देते हैं और वो उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर भी नहीं है, लेट्स से ही इज अ फ्रेंड ऑफ ए और ए जो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर भी है, वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में पेरेंटली उसको डिक्लेयर भी कर देता है, तो हाउ यू विल ट्रीट दिस ट्रांजैक्शन अंडर बेनामी एक्ट? सबसे पहले आई थिंक कंफ्यूजन क्या हो रही है कि जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ा, आप स्लाइड नंबर 8 खोल देंगे जरा, स्लाइड नंबर 8। सबसे पहले थिंग थोड़ी डेफिनेशन में कंफ्यूजन है, ये इसकी ना सबसे मेन डेफिनेशन है, जो फर्स्ट डेफिनेशन है, बाकी 3 डेफिनेशन बड़ी सिंपल है और वो रेगुलर आई थिंक सारे क्लियर है। सबसे पहले जो आपके सवाल आते हैं वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे जब ये बात समझ आएगी ये तीनों शर्तें इकट्ठी पूरी होंगी तो बेनामी ट्रांजैक्शन होगी। पहली शर्त है कि फॉर एग्जांपल मैं हूं या मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, ये मेरे बेनामीदार है, मैं ये पैसे ये प्रॉपर्टी है, मैं ये इनके नाम पे लगाता हूं, पैसे इस खरीदी मैंने खुद इनके नाम पे लगा दी और बेनिफिट भी मेरा होगा। बाद में आपकी सबसे पहली गिफ्ट वाली बात आ गई, जब बाप ने बेटे के नाम पे गिफ्ट लगा दिया तो उसमें बेनिफिट किसका हो रहा है? बेटे का हो रहा है, तो वो इस डेफिनेशन से बाहर, वैसे ही बाहर, वो आ ही नहीं डेफिनेशन में, क्योंकि पैसे देने वाले का बेनिफिट है ही नहीं उसमें, बाप का बेनिफिट नहीं, बेटे का बेनिफिट। वो जॉइंट ओनर की जो बात है वो तो अलग-अलग बात है। एक आप अपने जो फैमिली मेंबर्स के नाम पे रख सकते हैं चीज अपने बेनिफिट के लिए भी, एज लॉन्ग एज आपके पास नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है। जॉइंट ओनर की बात एक अलग है कि अगर आपकी किसी का जॉइंट ओनर, आपने अपनी किसी के साथ वैसे ही बैंक अकाउंट खोला हुआ है, आई थिंक वो कंफ्यूज कर दी गई ये बात, अगर आपने किसी के साथ जॉइंट ओनरशिप की हुई है तो वो भी बेनामी से निकल जाता है, वो एक अलग बात। नेक्स्ट स्लाइड करें, नेक्स्ट स्लाइड एक्सेप्शन क्राइटेरिया है, दो क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है कि पर्सन के लिए पेमेंट करता है, पर्सन बी को प्रॉपर्टी लेके देता है, उसकी
नहीं वो जरूरी है। नहीं है, वो अलग बात है। इधर लिखा हुआ है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, यानी कि आपके बाप, बेटा, स्पाउस, सिबलिंग्स या नाना दादा, वो लीनियर सेंटेंस, इनके नाम पे आप प्रॉपर्टी लगा दें अपने बेनिफिट के लिए, ये बेनामी नहीं है। जॉइंट ओनरशिप एक अलग चीज है कि आप अपने दोस्त के साथ किसी के अंदर जॉइंट ओनरशिप में है। फर्ज करें आप हैं और आपके बहुत करीबी दोस्त है, आप उसके साथ जॉइंट ओनरशिप के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, सारे पैसे आपने दिए हुए हैं, तो वो भी नहीं है। उसकी शर्त क्या है कि आपके पास दो सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, आपके पास वो करोड़ रुपया होना चाहिए कि हाँ मैंने बाकी इस अपने करोड़ में से, शर्त ये है। और जो उसके बाद आपकी अगली बात, थर्ड पार्टी पेमेंट वाली बात में डेफिनेशन नहीं चलेगा। डेफिनेशन के अंदर जब ये बात आपने साबित कर दी कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स ये चीज साबित कर देते हैं, फर्ज करें आपने किसी से ए से आपने माल खरीदा, ये कहता है कि यार मेरी पेमेंट ना बी ने देनी है, तो बी को मैं पेमेंट देते हैं। तो ऐसी बात है, ए और बी के दरमियान भी तो फायदा हुआ, इसके तहत बी ने ए को पेमेंट देनी थी जो बी आपको डायरेक्ट दे रहा है, ऐसे ही है। तो ये ट्रेल बड़े आराम से साबित की जा सकती है, बैंकिंग चैनल से की जाए ना की जाए, तो उसके स्टाम्प पेपर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग करते ही है। बिजनेस कम्युनिटी है, वैसे भी रिटन एग्रीमेंट के बगैर आपको काम करना नहीं। अगर आप सारा काम ओनल कर रहे हैं तो फिर इस पॉइंट में साबित आप ही को करना पड़ेगा, आपको पास डॉक्यूमेंट शो कराने। अच्छा, इसमें तो एक और एडिशन मैं ये करता हूँ कि ऐसे केस के अंदर अगर रिटन डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं है, दो बंदों के दरमियान, ए और बी के दरमियान कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो खुद ही डिटरमिन कर देता है कि यार इनका ट्रांजैक्शनल अरेंजमेंट एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अभी बहुत से केसेस हमने बिजनेस वाले जो कर रहे थे, केमिकल का ही केस था, उसमें इसी तरह की सिचुएशन थी कि ओपन चेक्स मार्केट में चला। आपको पता है टेक्सटाइल में भी बड़ा कॉमन है, एक चेक ओपन चेक निकलता है, वो 10 हाथ एक्सचेंज करता है कैश होते हुए। तो हमने जब वो 7, 8, 9 लोगों के पीछे हम चेक किया कि यार ये बताओ ये इसने आपका कोई लेन-देन था इसके साथ, या हमने ये किया कि ये जिन लोगों को पेमेंट्स या चेक्स जिनके हाथों में मूव कर रहा है, ये किस नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इस बिजनेस से पर्टेन करते हैं। तो 70, 80 या 90% ऑफ द केसेस में जो AB वाला थर्ड पार्टी पेमेंट्स वाला सिनारियो है, ये क्लैरिफाई हो जाता है ये देख के कि यार ये वाकई जेन्युइन ऑथेंटिक बिजनेस है या ये अरेंजमेंट काम हो गया। और आपका सवाल का जवाब कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल मैं इनके नाम पे बेनामी लगा के उसको अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर दूं कि एसेट इन अदर नेम, तो ये बेसिकली एडमिशन ऑफ गिल्ट है। जस्ट बिकॉज आपने रिटर्न में कह दिया मैंने गलत काम किया, इसका मतलब ये नहीं वो ठीक हो जाएगा, वो बेनामी ही रहेगा, बल्कि वो हमारे लिए इजी हो जाएगा उस बंदे को पकड़ना। एडमिशन ऑफ गिल्ट, क्योंकि अब ये जुर्म है, ये पहले जुर्म नहीं होता था। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इनका आखिरी वो विदहोल्डिंग का आपने पूछा। अच्छा, विदहोल्डिंग के सिलसिले में इस तरह है कि 2 तरीके से टैक्स इवेड होता है, ठीक है। या तो आप अपना रेवेन्यू कम कर लें या आप अपना एक्सपेंस बढ़ा लें। जब एक्सपेंस बढ़ाने के भी 2 तरीके हैं, एक है कि आप वेजेस ज्यादा कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट कम कर लें। दूसरा ये तरीका, या सैलरीज मोस्टली ज्यादातर लोग, अब जो हमारे जो डिपार्टमेंट है वो क्या देखता है कि विदहोल्डिंग आ रही है इसकी, तो ये जेन्युइन होगा ये एक्सपेंस। तो उन्होंने क्या किया कि विदहोल्डिंग्स जो थे वो अपने बंदे बना दिए, ठीक है। जो एक्सपेंस एक्चुअली हुआ नहीं था वो एक्सपेंस दिखा दिया कि किया है। तो एक बेनामी ट्रांजैक्शन कर ली, उन बंदों के नाम उन्होंने NTN भी बनवाए, उनके टैक्स की डिडक्शंस भी हुई, उनकी रिटर्न्स भी वही फाइल कर रहे हैं, ठीक है। दिस अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग टैक्स मैनेजमेंट। काफी लोगों को पता है कैसे हो रहा है। तो ये बस क्लेम हम ना भी करें, सबको पता है कैसे हो रहा है। अब ये आप कह रहे हैं कि हमें कैसे पता लगा, तो देखिए जिस तरह आप बिजनेस को डील कर रहे हैं, हम बिजनेस के लोगों को डील कर रहे हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम, उसमें ये होता है कि एक ऐसा, मतलब फर्ज करें कि आपका कोई ABC एम्प्लॉई है, वो सिर्फ आपके साथ ही ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, उसकी और किसी के साथ नहीं आ रही होती। हमारे पास तो पूरे मुल्क का डाटा है, हम तो देख सकते हैं कि ये विदहोल्डिंग जो है ये इसी के साथ क्यों सारी ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो अब मैंने आपको अंदर की बात बता दी, और हो सकता है अब आप इसको कोई और तोड़ निकाल दें। लेकिन ये है सारी अरेंजमेंट जो हम आप बात कर रहे थे। केस पकड़ते कैसे हैं आप? दोबारा शुरुआत हो जाएगी बस अभी। जी, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिसमें हमने शुरू में बताया था,
मेन सोर्स जो है ना वो जेलसी है, ठीक है, जो जेलसी मैडम सिर्फ बिजनेस रहा है। हाँ जी तो जेलसी सिर्फ बिजनेसमैनों की होती है कि एफडीआर राना असलम साहब नहीं सब मैं चाहता हूँ जी, जी। मैं बात यह है कि जहाँ पे भी आप बैठे हो जी। ये स्कूलों के साथ मोहब्बत करते हुए हम सबको चाहिए कि हम इसकी आवाज जो है वो सुधार और बुलंद करें कि मुझे खाया मुझे मजबूत किया जाए। लेकिन हम ऐसे ही कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात की है मेरे डियर ब्रदर, इतना मुश्किल इतना आसान काम नहीं है वो जो आप कह रहे हैं कि हम ना करें, मुश्किल से होता है। इन मुश्किलों से आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप देखें ना, आप रफीक कैसे आपसे आता है, आपसे ज्यादा कैसे, आपको सारा पता चल जाएगा कि पीछे मोहम्मद असलम करप्शन कर रहा है, वो बेनामी ये कर रहा है, ट्रांजैक्शन वो ऐसे कर रहा है, आप सारा पता चल जाएगा। आप चाहिए ये हम साथ मुल्क के साथ मोहब्बत करते हो, जिधर की तरफ बैठे हुए हैं, जो हम कर रहे हैं अपनी अपनी हम करप्शन खत्म करने की बात, बेसिकली राना साहब मैं आपकी बात बताने की बात, राना साहब मैं आपकी बात देखिए एफपीआर में अगर आरटीओ का स्टडी करें ना तो सारा काम जो है ना मैं करता हूँ राना साहब 65% हमारे जो पाकिस्तान के टैक्सीज है ना वो विदहोल्डिंग टैक्स की शक्ल में आ रहा है, विदहोल्डिंग टैक्स ऑटो आ रहा है। अब माइक ऑफ कर बिल्कुल ऐसे उसके बाद जो बाकी जो टैक्सीज है ऑटो आ रहे हैं, अगर बाकी हम इनको ऑटो जो टैक्सीज आ रहे हैं उनको निकाल दें तो हमारे आरटीओ की तनख्वाहें ज्यादा होंगी और उनकी टैक्स कलेक्शन कम होगी। अच्छा, दूसरी सूरत में जैसे समीर साहब ने भी कहा रिश्वत इतनी जा रही है तो वो ये क्यों मतलब जा रही है, बिजनेसमैन को बेचारे को एक बंदा सिमिलर 4 फैक्ट्रियां एक ही काम कर रही हैं, एक बंदा टैक्स दे रहा पूरा, वो कहता है जी मैं तो बड़ा ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, तो बाकी 3 बंदे नहीं, वो मार्केट में लेके जाते हैं यार ये मेरी बोतल 20 रुपए की जमा 17% है, दूसरा कहता है मेरी सिर्फ 20 रुपए की, कस्टमर क्या खरीदेगा वो तो कस्टमर तो एट पार जब तक सबको नहीं होगा मतलब टैक्स बेस नहीं ब्रॉडन होगी तब तक ये नहीं होगा। और वही बात है ये ट्रांजैक्शन बड़ी मुश्किल। और उसके बाद ये नैब से जितने बंदे कराची में खासतौर पर रिसाइकलिंग फैक्ट्री है जितने पकड़े जाते हैं वो उससे ज्यादा अच्छी पोस्टिंग पे लग जाते हैं, तो ये क्या मतलब मजाक है। तो ये क्या मतलब जितने बंदे पकड़े गए जितने अभी तक पकड़े गए कितनों को सजा हुई है, नैब ने जितने पकड़े हैं मतलब कराची में जितने ब्यूरोक्रेट्स पकड़े हैं ये पकड़ा गया फलाने के घर से इतने पैसे निकल आए, उसके बाद दोबारा उसको उससे अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। प्रमोशन लेके आगे गए। अच्छा मेरा ख्याल है ये ना मीडिया हाइप ज्यादा होती है और जब कोर्ट में केसेस जाते हैं जिस तरह फर्ज करें इवन एफबीआर क्या करता है कि एक किसी को 1 बिलियन टैक्स लगा देता है, ठीक है, जब जाके वो बाद में सेट असाइड होता है 0 टैक्स हो जाता है, वो आखिर में बनते बनते कुछ भी टैक्स नहीं रहता। तो ये जो मीडिया हाइप होती है ना उस पर नहीं हमें बात करनी चाहिए, जब कोर्ट्स में जाती हैं चीजें तब ये पता लगता है कि असल चीज क्या है। इसी तरह नैब जो है ना, नैब की शुरू में खबरें आ जाती हैं क्योंकि सेंसेशनलिज्म जो है ना वो हमारे कौम का एक बड़ा शौक है, हम उसके लिए ये काम करते हैं, एंड पे पता लगता है कि एविडेंस ही नहीं थी उसके अगेंस्ट। तो एफबीआर भी यही कर रहा है ना, इतना बड़ा केस बना देंगे जब उसको अपने खत्म करवाने जाना है तो वो कहेंगे लो जी 10% दो 5% दो 15% दो, अब जितना बड़ा नोटिस है उतनी बड़ी उसकी परसेंटेज है। देखिए ये बात अब आप लोगों को बुरी लगेगी लेकिन आप लोग दे भी तो रहे ना दें छोड़ दें। नहीं हमें बुरी नहीं लगेगी, मसला ये मैडम आप गवाही गवर्नमेंट को गवाही देते हैं, हम देना नहीं किया कि नेटवर्क में आए, लेकिन जो आपका स्टाफ है हमारा वो नहीं चाहता। जैसा कि मैं बताता हूँ कि सब्जी मंडी में चले जाएगा, गला मंडी में चले जाएं, हजारों की तादाद में आड़ती हैं, रजिस्टर्ड कितने हैं, रजिस्टर्ड कौन नहीं होने देता, इंस्पेक्टर वो दुकानों पे खुद जाते हैं, कहते यार तुम्हें क्या जरूरत है, वही मौका देंगे तुम्हें क्या जरूरत है, हमें पैसे तो ना नेटवर्क में आए तो ना आपको टैक्स भरना पड़े, वो खुद नहीं रजिस्टर्ड होने देते। सही, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा लंबा हो गया। थैंक यू सो मच।